51 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, मिल्टन का पहला वर्क कौन सा है, यानी कि मिल्टन की पहली रचना कौन सी है। तो मिल्टन की पहली रचना हमारी है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो क्या है हमारा। जॉन मिल्टन कौन थे, एक इंग्लिश पोइट थे, बहुत अच्छे पंपलेटर थे और हिस्टोरियन, कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑथर, और इनको बहुत ही प्रभावशाली लेखक समझा जाता था आफ्टर विलियम शेक्सपियर के बाद। मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, मिल्टन का पहला वर्क कौन सा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है। इज अ नेटिविटी ओड रिटन बाय जॉन मिल्टन, और ये जो है क्या, इसका जॉनर क्या है, तो ये ओड है, ध्यान बनाए रखना। किसके द्वारा लिखा गया, जॉन मिल्टन के द्वारा इसको लिखा गया है। कब लिखा गया था, 1629 में, ठीक है। और इसको बाद में पब्लिश कराया गया था इन हिज पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, यानी कि, और इसके बाद इसको इनका एक पोइटिक कलेक्शन आया था, उसमें इसको पब्लिश कराया गया। इसके बाद इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क और डेट दे रखी है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, एक कब पब्लिश हुआ था, 1667 में, यानी कि 1667 में। सैमसन एगोनिस्ट, जिसके साथ एक और वर्क आया था पैराडाइज रीगेंड, ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ था, 1671 में। और डिफेंसियो सिक्वेंडा जो आया है वो इनका 1654 में आया है। तो सारी कहानी आपको 52 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन्स लैसिडस, जॉन मिल्टन की लैसिडस और मैथ्यू आर्नोल्ड की थायरसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये दोनों ही पोइम जो हैं हमारी वो एक पास्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये है कि जॉन मिल्टन ने जो लैसिडस लिखा है वो किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखा था, तो ध्यान बनाए रखना, किसकी मृत्यु से, एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के लिखा था। और मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो अपनी एलिजी लिखी थी थायरसिस, वो किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखी थी, तो आर्थर ह्यू क्लॉ, यानी कि AHC के मृत्यु से दुखी होकर के इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी पोएम जो है जॉन मिल्टन ने ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखी है, तो कौन सी, इल पेंसेरसो, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इल पेंसेरसो को जॉन मिल्टन जी ने ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा है। एक कब रिटिन हुई, तो 1631 में इसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा गया था। इल पेंसेरसो का मतलब होता है मलंकलिक मैन, या ये भी कह सकते हो थॉटफुल मैन, ठीक है। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दी फ्रेज, एक फ्रेज दे रखी है बॉटमलेस परडिशन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक में ये फ्रेज दे रखी है। लेकिन सबसे पहले इस फ्रेज का मतलब समझ लो, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, अथाह विनाश, एक ऐसा विनाश जिसका कोई अंत ना हो, बॉटमलेस हो, ठीक है। तो ये कौन सी बुक में दे रखी है ये फ्रेज, दोस्तों बुक नंबर 1 पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में दे रखी है, ध्यान बनाए रखना। अब देख लो पैराडाइज लॉस्ट कब लिखी गई, लिखना शुरू किया जॉन मिल्टन जी ने 1658 में, लिख करके कंप्लीट कर दिया इसको 1665 में, और पब्लिश कराया था 1667 में। और जब इसको पब्लिश कराया था उस समय इसमें कितनी पुस्तकें थी, 10 पुस्तकें थी। लेटर इट बिकेम 12 बुक्स, लेकिन जब इसका सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था तब इसमें टोटल कितनी पुस्तकें थी, 12 बुक्स थी। और ये सेकेंड एडिशन कब आया था इसका, पैराडाइज लॉस्ट का, वो 1674 ईस्वी में आया था, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर पे, देख लीजिएगा। इट appears that in Paradise Lost book first Milton belongs to the devil's party without knowing it. Who among the following made this statement? मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऐसा प्रतीत होता है कि पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट में मिल्टन अनजाने में जो सैटन की पार्टी से संबंधित है, निम्नलिखित में से किसने ये कथन दिया, तो किसके द्वारा, विलियम ब्लैक के द्वारा ये दिया गया है। कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन है हमारा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, डी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर पे, व्हाट इज एल एलेग्रोज कंपेनियन पीस इज कॉल्ड। इसमें यह पूछा गया है कि एल एलेग्रो की कंपेनियन पीस कौन सी, यानी कि उसकी जुड़वा बहन कौन से, जुड़वा पीस कौन सा, जुड़वा वर्ग कौन सा कहलाता है, तो एल एलेग्रो के साथ में इल पेंसेरसो, ये दोनों कंपेनियन पीस कहलाती हैं।
एल एलेग्रो कब आई थी? 1631 में। ये एक पास्टोरल पोइम थी, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई, लेकिन बाद में जब इसको पब्लिश कराया गया था तो इन हिज कलेक्शन पोइम्स, जो 1645 में जॉन मिल्टन का एक पोइम्स का कलेक्शन आया था, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। अब ये समझ लीजिएगा कि एल एलेग्रो का मतलब क्या होता है? हैप्पी मैन होता है इटालियन भाषा में, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और अगर हम इल पेंसेर्सो की बात करें कि इल पेंसेर्सो का मतलब क्या होता है, तो दी मलंकलिक मैन होता है, ठीक है, यानी कि दुखी व्यक्ति। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ग्रुप। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, ये लिस्ट 1 दे रखी है और ये लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में क्या करना है? मैच करना है। एल एलेग्रो इल पेंसेर्सो क्या है? तो एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो एक कंपेनियन पोइम इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई, तो ये 5वीं के साथ चला जाएगा। इसके बाद में लैसिडस क्या है? एक पास्टोरल एलेजी है, पहले के साथ चला जाएगा। कॉमस क्या है? एक मास्क है, दूसरे के साथ। ऑनेज ब्लाइंडनेस क्या है? सोनेट है, पेटार्कन सोनेट तीसरे के साथ। और एरोपेजेटिका क्या है? एक प्रोज ट्रैक्ट है, यानी कि 4th के साथ। बाकी आपको यहाँ पर हमने मैच करके दे रखे हैं, आप यहाँ से भी अच्छे से देख सकते हो दोस्तों। दूसरी चीज़, लैसिडस कब आई है? तो लैसिडस 1638 में आई है, कॉमस 1637 में, ये 34 में भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ ये मिलेगा। लिखा ये कब गया था? 34 में, ध्यान रखना 1634 में। हो सकता है ये पब्लिश वगैरह हुआ हो 1637 में, ठीक है। अगला, लेकिन ध्यान रखना रिटन डेट मैंने बता दी, कॉमर्स की कितनी है? 34 है, ठीक है। ऑनेज ब्लाइंडनेस, ये लिखा गया है ऑनेज ब्लाइंडनेस 1652 में, लेकिन पब्लिश हुआ था 1673 में। तो ये सब पब्लिशिंग डेट दे रखी है, क्योंकि लैसिडस भी लिखी गई है 1637 में, लेकिन पब्लिश हुई 38 में। तो ये भी पब्लिशिंग डेट है, ये भी पब्लिशिंग डेट है, ये सब पब्लिशिंग डेट है, ठीक है। एरोपेजेटिका 44 में। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। 58 नंबर पे देख लो क्या कहा गया है कि इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन जो है वो इन्वोक करते हैं हेवनली म्यूज को, और कौन है वो? यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ, किसके बिगिनिंग में दोस्तों? 58 नंबर पे आपको बताना है कि पैराडाइज लास्ट में मिल्टन ने अपने हेवनली म्यूज को, जिनका नाम यूरेनिया है, को शुरुआत में जो है आवाहन किया है। कौन कौन सी बुक में दोस्तों इसको आह्वान किया है? तो पहली और बुक नंबर 1 और 7 है, ठीक है, बुक नंबर 1 और 7। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो दे रखा है ना यूथ में, वो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो ऐसे करके देखो, ये डी है तो इसके ऑप्शन में जा रहे हो तो 1 और 4 आर करेक्ट, यानी कि 1 और 4 बुक नंबर 1 और बुक नंबर 7 सही है, सही है, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 7, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं। 59 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन इलेजी, इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का एक इलेजी है? तो कौन सा इलेजी है? आपको शुरुआत में ही समझ में आ गया होगा, लैसिडस क्या है? ये हमारी पास्टोरल इलेजी है, लिखी गई 1637 में, ठीक है, लेकिन पब्लिश हुई थी 1638 में। क्वेश्चन नंबर 60 पे देखो क्या बोला गया है, इन पैराडाइज लास्ट बुक 9, पैराडाइज लास्ट बुक 9 की अगर हम बात करें तो मिल्टन लिखते हैं डेट की एडम वाज ओवरकम विद, एडम जो है वो बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गए, बहुत ज़्यादा एकदम पागल हो गए, एंड और सो ईट द फॉरबिडन फ्रूट, और इन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज, अच्छे से पता होने के बावजूद भी कि अगर हम इस फॉरबिडन फ्रूट को खाएंगे तो भगवान के द्वारा हमको पनिश किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो उस फॉरबिडन फ्रूट को खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि वो जो है ईव से अलग होना नहीं चाहते थे। और तो इसमें कौन सा? फीमेल चार्म, यानी कि महिला आकर्षण यहाँ पर है। तो ध्यान बनाए रखना हमेशा, पैराडाइज लास्ट बुक 9 में मिल्टन लिखते हैं कि एडम महिला आकर्षण से बहुत ज़्यादा अभिभूत थे और इसीलिए उन्होंने जो है बेटर नॉलेज होने के बावजूद भी जो है फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया।
61 नंबर पे बात करी गई है कि डैड ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ आर माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। ये जो लाइनें हैं वो पैराडाइज लास्ट बुक 1 से ली गई हैं। यहाँ पर कौन सी ग्लोरी की बात करी जा रही है आपको ये बताना है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द कैरेज नेवर टू सबमिट आर एल्ड। यानी कि जो मिल्टन है, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में ऊपर की पंक्तियों में जो सैटर्न है वो कभी भी समर्पण न करने के साहस का उल्लेख कर रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ एरोपेजेटिका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरोपेजेटिका के बारे में सत्य नहीं है। पहला कथन क्या बोला गया है कि इट वाज पब्लिश्ड इन 1644, ये 1644 में प्रकाशित हुई। बिल्कुल सही बात है। इसमें बिना लाइसेंस की छपाई की स्वतंत्रता की वकालत की गई, यानी कि इट आर्गूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरे में बोला गया है कि इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड। अरे नहीं भाई, पूरे के पूरे उसमें एरोपेजेटिका में कहीं पर भी फ्री ट्रेड की बात नहीं की गई है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। यही ऑप्शन जो है वो एरोपेजेटिका के बारे में सत्य नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन पे आप चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 63 पे, इन ट्रेसिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री टॉमस ग्रेज की एक प्रोग्रेस ऑफ पोएजी की बात की गई है, जिसमें इनवोक्स अ मेजर पोइट एज फॉलोज। अंग्रेजी कविता के इतिहास का पता लगाने में जो टॉमस ग्रे की एक प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एक प्रमुख कवि को इस प्रकार से आमंत्रित करती है। कैसे देखो, नॉर सेकेंड ही द रोड सबलाइम अपॉन द सराफ विंग्स ऑफ एक्टेसी द सीक्रेट ऑफ अवेज टू स्पाई हु इज ही। यहाँ पे आपको ये बताना है, ये जो ही यूज किया गया नॉर सेकेंड ही, तो ही जो है प्रोनाउन वो किसके लिए यूज किया गया है, तो जॉन मिल्टन के लिए यूज किया गया है, ध्यान बनाए रखना। और किसने यूज किया, टॉमस ग्रे ने यूज किया। ठीक है, कौन सी पोएम में यूज किया, तो अपनी प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में टॉमस ग्रे को जो है इन्वोक किया है। 64 नंबर पे अगर हम बात करें तो हु अमंग दी फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जॉन मिल्टन का कंटेम्प्रेरी कौन था, एंड और रोड दी वर्दी कम्युनिकेंट, और उसने क्या लिखा, द वर्दी कम्युनिकेंट लिखा था। फिर आगे कहा गया इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है हिज प्रोज कैन बी रीड ईजली, उसकी जो प्रोज है उसको बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। और फिर क्या, वेन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडीड, और जब मिल्टन को का अध्ययन किया जाना चाहिए, मस्ट बी स्टडीड, जरूर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो जो जॉन मिल्टन के समकालीन और ऊपर वर्णित द वर्दी कम्युनिकेट की बात कर रहे हैं, तो वो लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो कौन है, जर्मी टेलर हैं, बस कौन है, जर्मी टेलर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 65 नंबर पे देखो, दी ओपनिंग 16 लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट कंप्राइज। जो पैराडाइज लास्ट बुक है उसकी ओपनिंग लाइन है, वो जो ओपनिंग 16 लाइनें हैं वो एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में कंप्राइज की गई हैं, तो वन सेंटेंस। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके बाद 66 नंबर पे देख लो, इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेज ऑफ बुक्स। पैराडाइज लास्ट में मिल्टन ने पुस्तकों, जो मिल्टन की जो पुस्तकें हैं उसमें मनुष्य के पतन की क्रिया को 2 चरणों में, 2 स्टेजेस में प्रस्तुत किया गया है। तो वो कौन से हैं, कौन से हैं, ए ऑप्शन, यानी कि बुक नंबर आपका 4th है और बुक नंबर हमारी कौन सी है, 9th है। ठीक है, तो मिल्टन की पैराडाइज लास्ट कब आई थी, 1667 में आई थी। द फॉल ऑफ मैन इज प्रेजेंटेड इन 2 स्टेजेस इन बुक नंबर 4th एंड 9th। देखो कितनी प्यारी बात कह दी कि मिल्टन की जो पैराडाइज लास्ट है इसमें मनुष्य के पतन को 2 पुस्तक, कौन कौन सी, पुस्तक नंबर 4 और पुस्तक नंबर 9, ठीक है, में 2 स्टेजेस में प्रस्तुत किया गया है। तो किसका, मनुष्य का पतन दिखाया गया है इसमें। अगला क्या है 67 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रिप बाय सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम, विच पोएम वाज इट। ये पोएम कौन सी है, तो ये जो लाइनें हैं ये सैमुअल जॉनसन की एक प्रसिद्ध कविता थी, उसकी आलोचना में बोली गई थी। वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रिप। ठीक है, देखो लिखा भी है, बा सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम, विच पोएम वाज इट। ये पोएम कौन सी थी, बस आपको ये आंसर करना है। तो डी पोएम पे जाओगे,
डी जॉन मिल्टन की लैसिडस, यानी कि दी अबव लाइंस फ्रॉम मिल्टन्स लैसिडस 1638 वाज कोटेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन लाइफ्स ऑफ पोएट, यानी कि मिल्टन की जो लैसिडस है जो कि लिखी गई थी 1637 में लेकिन पब्लिश हुई 1638 में, कि उपरोक्त पंक्ति को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने लाइफ्स ऑफ पोइट्स यानी कि जो कि 1779 में आई थी उसमें इसको लिया है, मेंशन किया है। अगला हम बात करते हैं 68 नंबर पे, एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज, जो एडम और ईव होते हैं वो पैराडाइज को छोड़ देते हैं हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप एंड स्लो। बुक नंबर 12 पैराडाइज लास्ट की व्हाट इज देयर कंसोलेशन, यानी कि जो एडम और ईव होते हैं स्वर्ग को तो छोड़ देते हैं, और कैसे छोड़ देते हैं, हाथ में हाथ डालते हुए भटकते कदमों से धीमे धीमे जो है वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब कहानी कहाँ है, पैराडाइज लास्ट की बुक नंबर 12। ठीक है, तो उन्हें क्या सांत्वना मिलती है, यानी कि उनको क्या कह करके जो है कंसोलेशन दिया जाता है, उनको क्या कह करके सांत्वना बंधाई जाती है, तो ये कह करके उनको सांत्वना बंधाई जाती है कि दे आर कंफर्टेड बाय देयर फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज अ रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, की उन्हें ईसा मसीह के मानव जाति के उद्धारक के रूप में आने के बारे में उनके पूर्व ज्ञान से सांत्वना मिलती है कि आप अभी तो आपको दंड जरूर दिया जाएगा लेकिन मानव के उद्धार के लिए जो है ईसा मसीह फिर से क्या करेंगे, जन्म लेंगे। इस तरीके से उनको सांत्वना दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन पैराडाइज लास्ट विच कैरेक्टर नरेट द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम द रिब ऑफ एडम साइड। पैराडाइज लास्ट में कौन सा पात्र, कौन सा कैरेक्टर एडम की पसली से ईव के निर्माण की कहानी को सुनाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ईव क्या ए ऑप्शन हो जाएगा ना हमारा एडम। ठीक है, एडम हिमसेल्फ टेल्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ईव। जो एडम होता है वो खुद पैराडाइज लास्ट की बुक नंबर 12 में, और पंक्ति भी बता दें तो 460 से 480 की पंक्तियों में बाईं ओर से ईव के निर्माण की कहानी बताता है कि जो ईव फ्रॉम द लेफ्ट साइड यानी कि उसके लेफ्ट रिब से जो है उसको बनाया गया है, इसकी कहानी बताई जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन में देख लो कि जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज आ प्रीसियस बेन। देखो प्रीसियस का मतलब होता है कीमती और बेन का मतलब होता है अवसापित, तो दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। जब दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ठीक है, अगला 71 नंबर की अगर हम बात करें तो मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन। जो मिल्टन का लेमेंट है यानी कि जो मिल्टन का बिलाप है, ये कह सकते हो मिल्टन का अपने अंधेपन के लिए बिलाप कहाँ होता है, तो कौन सी बुक में करते हैं ये, डी दी नेटिविटी ओड में, डी, यानी कि जॉन मिल्टन्स नेटिविटी ओड वाज दी फर्स्ट पब्लिश्ड इन, और ये सबसे पहली बार इनके पोइम्स कलेक्शन 1645 में पब्लिश हुई थी। इट अट्रैक्ट लिटिल अटेंशन बिफोर द 18th सेंचुरी इन दिस पोएम मिल्टन लैमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस, और इसी कविता में मिल्टन अपने अंधेपन के लिए क्या करते हैं, लैमेंट करते हैं, बिलाप करते हैं। 72 नंबर पे अगर हम बात करें तो हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन दोथ गॉड इजेक्ट डे लेवल लाइट डे नाइट इन ऑन एज ब्लाइंडनेस। ये जो लाइन है वो ऑन एज ब्लाइंडनेस से ली गई है। तो हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन, मिल्टन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर कौन देता है, रिप्लाई कौन देता है, तो मिल्टन का जो पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वही उत्तर दे देता है। तो आप कहोगे पेशेंस रिप्लाई टू मिल्टन्स क्वेश्चन दोथ गॉड इजेक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। क्लियर है। अगला, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो कि बेस्ट नोन सोनेट है पेटार्कन सोनेट है, और दिस सोनेट वाज फर्स्ट पब्लिश। ये जो सोनेट है वो सबसे पहली बार 1673 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, अगला 73 नंबर पे देख लीजिएगा, मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस एंड्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स। जो मिल्टन का ऑन इज ब्लाइंडनेस है वो एंड होता है एक्सप्रेशन पे, किस तरीके के एक्सप्रेशन पर ये एंड होता है, तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फेथ इन गॉड्स भी, किसमें, ईश्वर के जो मार्ग होते हैं, तरीके होते हैं, उनमें आस्था रखना, फेथ रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर पे, क्या बोला गया है, हु इज मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। माना जाता है कि मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस में ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कौन करता है,
तो कौन करता है? वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ड, जो उनके द्वारा दिए गए कामों को अच्छे तरीके से सह लेते हैं, वही उनकी अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? तो ये एक पेटार्कन सोनेट है। पेटार्कन सोनेट क्या होता है कि इसमें 14 लाइनें टोटल होती हैं, जो कि डिवाइड होता है ऑक्टेव और सस्टेट में। ऑक्टेव क्या है? 8 लाइनें होती हैं, और सस्टेट क्या है? 6 लाइनें होती हैं, ठीक है। और बीच में एक सेजुरा यानी कि पॉज दिया होता है आफ्टर द 8 लाइन, 8 लाइनों के बाद। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि बेबी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर के अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई? तो ये पंक्तियाँ जो हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई हैं, और बहुत फेमस पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ध्यान बनाए रखना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो दे प्रोनाउन है स्टैंड्स फॉर दोज हु, यानी कि दे उन किन लोगों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो किन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। वे आम लोगों के लिए हैं जो भगवान के आदेशों को धैर्यपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। सी ऑप्शन पे पहुंच जाओ आप। 77 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है? इन द लाइन थर्ड ऑफ हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक ऑफ वन टैलेंट। उन्होंने ये कहा है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो लाइन नंबर 3 है उसमें मिल्टन वन टैलेंट, एकमात्र मेरे अंदर प्रतिभा है की बात करते हैं। वो एकमात्र प्रतिभा कौन सी है? तो भाई उनके अंदर एकमात्र प्रतिभा क्या थी? पोइट्री लिखने की प्रतिभा थी, काव्यात्मक टैलेंट था, पोइटिक टैलेंट था, तो उसी की वो बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा आंसर है? पोइटिक एबिलिटी है। सी ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। उनके अंदर पोइटिक एबिलिटी की वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में रीड एज एंड डेट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, मेरे पास सिर्फ एक ही मात्र टैलेंट बचा हुआ है, यानी कि कविता लिखने का टैलेंट, और वो भी मृत्यु होने के साथ मेरे साथ ही चला जाएगा, यानी कि डेथ टू हाइड, ठीक है, मृत्यु उसे भी छुपा देगी। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन? एसे ऑन मिल्टन के लेखक कौन है? तो मैकाले के द्वारा इसको लिखा गया है। एसे ऑन मिल्टन किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 79 पे, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फॉर विच पोइम हैज़ दिस लाइन बीन टेकिन? ये जो लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर। जॉन मिल्टन जो है वो अंधे हो गए थे कौन सी साल? 1652 में अंधे हो गए थे। व्हाट अदर इवेंट इज पिक्यूलियर इन द ईयर, यानी कि और कौन सी घटना घटित हुई थी इनके साथ में, आपको ये बताना है। तो मेरा एक ही विचार है कि जॉन मिल्टन 1652 में तो अंधे हो गए, उसी साल इनकी जो पहली पत्नी थी मैरी पॉवेल, उनकी भी मृत्यु होगी, और शायद इनका एक बेटा था उसकी भी मृत्यु जो है वो 1652 में ही हो जाती है। तो जो 1652 होती है ना, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ लेकर के आती है। तो जॉन मिल्टन का वर्ष 1652 में अंधे हो गए। इस वर्ष में और कौन सी अन्य घटना घटी दोस्तों? तो कोई ऐसा ऑप्शन है कि उनकी पत्नी मर गई है? सी ऑप्शन, यानी कि हिज वाइफ डाइड, इस पर चले जाओगे, ठीक है। अब देखो इनकी 3 पत्नियां थी, तीनों पत्नियों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से दिया है, इसमें ज़रा समझ लेते हैं कि मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइड, मिल्टन की आंखों की रोशनी चली गई इन दी सेम ईयर। इन दी सेम ईयर का मतलब 1652 में, इन विच हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल डाइड, और उसी साल मैरी पॉवेल भी क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। ये कब मरती हैं? 5 मई 1652 को मरती हैं फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग डिबोरास बर्थ, यानी कि डिबोरा को जन्म देते समय जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी उसी दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है? जब 52 में मृत्यु हो जाती है तो ही गॉट मैरिड द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार शादी करते हैं 12 नवंबर को। कब करते हैं भाई? 12 नवंबर 1656 को। और किससे करते हैं? कैथरीन वुडकॉक से शादी कर लेते हैं। लेकिन ये भी इनका बहुत ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं दे पाती, ये भी मर जाती हैं इसके 2 साल बाद 1658 में। लेकिन ये फिर भी नहीं माने, फिर तीसरी शादी की। अगेन मिल्टन
मैरिड फॉर थर्ड टाइम, तीसरी बार इन्होंने शादी की 24 फरवरी 1663 को, और इस बार किससे की? एलिजाबेथ मिन्सुल से, ठीक है। और ये शादी इनकी मृत्यु तक जो है बनी रही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 82 नंबर पे, तो लैसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, लैसिडस किसकी याद में लिखी गई? तो एडवर्ड किंग, यानी कि बी, किसकी याद में? एडवर्ड किंग। लैसिडस को लिखा गया था 1637 में और पब्लिश हुई थी 38 में, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। इन दी मेमोरी ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड, इनके कॉलेज के दोस्त थे जिनका नाम एडवर्ड किंग था, जो कि डूब गए थे का इन दी आयरिश सी में। और मिल्टन follows the poetic custom of his age and representing both his friend and himself in the guise of shepherds leading the pastoral life। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 83 नंबर पे देख लो, हु रोट, किसने लिखा, एंड अबाउट होम, किसके बारे में। तो आपको यही बताना है किसने बोला, यानी कि किसने लिखा और किसके बारे में लिखा। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डोइल्ड पार्ट, है ना। तो बता दो, ये बहुत प्यारी लाइन है और बहुत फेमस लाइन है, तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी जो कि अब हमसे जुदा हो गई, अलग हो गई, ठीक है। किसने लिखा? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया टू मिल्टन में, इसको लंदन 1802 या टू मिल्टन भी कह सकते हो, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा, किसके बारे में लिखा? मिल्टन के बारे में लिखा। जरा पढ़ लेते हैं इसको। ये जो पोइम है, पोइम का नाम है लंदन 1802, इसका नाम है, इसको टू मिल्टन भी कह सकते हो, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, ऑक्टेव और सस्टेट में कहाँ पे है? 84 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ से है, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। 84 पे, बेन बाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कब पब्लिश हुई है? तो कब पब्लिश हुई है? पब्लिशिंग डेट सबको पता है, 1667 में पब्लिश हुई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक एपिक पोइम है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। पहला वर्जन इसका 1667 में आया था और उस समय इसमें टोटल कितनी पुस्तकें थीं? 10 बुक्स थीं विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। सेकेंड एडिशन इसका 74 में आया था और तब इसमें टोटल कितनी? 12 बुक्स थीं, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ एरोपेजेटिका, एरोपेजेटिका की थीम बताना है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कहीं कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एरोपेजेटिका कब आई है? 1644 में आई है, ठीक है। प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट है ये भी ध्यान बनाए रखना। और इट इज़ अबाउट अपोजिंग लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारा कि विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। अब आपको 4 वर्क नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वर्क मिल्टन का जो है वो फेवरेट है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, मैं बता देता हूँ। पैराडाइज रीगेंड, मिल्टन का फेवरेट वर्क कौन सा है? पैराडाइज रीगेंड, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये लो, इसका ऑप्शन ये है पैराडाइज रीगेंड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। मिल्टन्स फेवरेट वाज पैराडाइज रीगेंड। तो ध्यान बनाए रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है और ये 2001 में पूछा भी गया है कि मिल्टन की फेवरेट वर्क कौन सा है। तो ज़्यादातर हमारा ध्यान कहाँ? पैराडाइज लॉस्ट पे पहुँच जाएगा, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट नहीं है, बल्कि कौन सी है? पैराडाइज रीगेंड है, ठीक है। और ये इसमें सबसे अच्छा नोट पॉइंट करने वाला क्या है? तो ये पैराडाइज रीगेंड जो है वो सैमसन अगोनिस्ट के साथ आई थी, दोनों एक ही साथ आई थी 1671 में। लेकिन पैराडाइज रीगेंड को जो पब्लिश कराया गया था वो जॉन मैकॉक के द्वारा पब्लिश कराया गया था। ये चीज़ आप ध्यान बनाए रखना कि पैराडाइज लॉस्ट को किसने जो है पब्लिश किया या किसके द्वारा पब्लिश कराया गया, ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल आर नॉट दी ब्रेस्ट, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in that so noble where from these lines taken। ये जो लाइनें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लाइनें ली कहाँ से गई हैं आपको ये बताना है। तो सैमसन एगोनिस्ट से दोस्तों ये लाइनें ली गई हैं, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट। अब ये सैमसन एगोनिस्ट कब आई है जॉन मिल्टन की? हमने पहले ही बता दिया था, ये एक वर्स ट्रेजेडी है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है और 1671 में पैराडाइज रीगेंड के साथ इसको
लाया गया। अगला, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म बता दीजिएगा। तो ये मास्क है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये भी समझ लो, ये एक मास्क तो है ही है, मास्क इज आ, कॉमर्स इज आ मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा इसको क्या करा गया है, लिखा गया है। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड एट माइकलमैस, और ये कहाँ 1634 को किसके सामने, जॉन एगर्टन, जो कि दी फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एट लुडलो कैसल इन द सेलिब्रेशन ऑफ अर्ल्स पोस्ट एट लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ बेल्स। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, 89 नंबर पे, होम मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोइट्री। कहा गया है मिल्टन किसे कविता में अपना गुरु मानते थे, तो मिल्टन किसको कविता में अपना गुरु मानते थे, स्पेंसर को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन इंग्लैंड में इनका क्या हो गया था, जन्म हुआ था। अगला, बेयर बाद जॉन मिल्टन बॉर्न, अब जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन में था कब हुआ, अब कहाँ हुआ ये बताओ, तो लंदन में हुआ, ठीक है, लंदन इंग्लैंड। ब्रेड्स क्या बोल रहा हूँ, 1608, 9 दिसंबर 1608 इन ब्रैड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन इंग्लैंड, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, इनका शिक्षा दीक्षा एजुकेशन जो है सेंट पॉल स्कूल और इसके बाद क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन हुज मेमोरी डेड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा लेड स्पाउस सन, ये जो वर्क है वो किसकी याद में जॉन मिल्टन ने लिखा था, तो इनकी जो सेकेंड पत्नी थी, सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, उनकी याद में उन्होंने मी थॉट आई सा माई लेड स्पाउस सन ये लिखा था, ठीक है। अब मिल्टन मैरिड कैथरीन वुडकॉक, मिल्टन ने कैथरीन वुडकॉक से शादी की थी 1556 में, बट आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट हिम, हमने क्या बताया 2 साल के बाद 58 में ये जो है कैथरीन वुडकॉक इनको छोड़ करके चली गई। देन ही रोट 2 स्ट्रॉन्ग पम्पलेट, और इसके बाद इन्होंने 2 ज़बरदस्त पम्पलेट लिखे ऑन डाइवोर्स एंड सेट इट इन इट, और उन्हीं में मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस संत इसका जिक्र किया गया। अगला अगर हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप, तो कौन सा था, सबको पता है एरोपेजेटिका, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, फोरम ऑफ एथेंस में एरोपेजेटिका। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे तुम्हें नोट करने वाली बात यह है कि एरोपेजेटिका इज आल्सो कॉल्ड फोरम ऑफ एथेंस। अगला क्वेश्चन क्या है कि पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज बुक, पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी पुस्तकें हैं, तो 12 पुस्तकें हैं, लेकिन जब ये शुरुआत में पब्लिश हुई थी तो ओरिजिनल जो पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी 67 में, तब इसमें 10 बुक्स थी, लेकिन जब इसका सेकेंड एडिशन 74 में आया तब इसमें टोटल कितनी हो गई, 12 पुस्तकें हो गई, ठीक है। अगला 95 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन, पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई, तो ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, किसमें, ब्लैंक वर्स में, एम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 96 नंबर पे, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्या हुआ कि स्वर्ग हमसे चला गया, स्वर्ग हमसे छिन गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं सब कुछ हार गया, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कभी कभी हम ही लोग कभी असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने ज़िंदगी हार दी, अरे सफलता असफलता तो लगी रहती है। तो यही बात सटन कहता है व्हाट दो, ठीक है, दी फील्ड बी लॉस्ट, अगर हम युद्ध क्षेत्र में हार भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ हार गए, इज स्पोकन बाय सटन के द्वारा बोला जाता है, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में। अगला क्वेश्चन क्या है, मिल्टन बिगिन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, जो जॉन मिल्टन होते हैं वो पैराडाइज लॉस्ट को शुरुआत करते हैं, किससे, इन्वोकेशन से शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग भी कोई भी नया काम शुरुआत करते हैं, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले श्री गणेश भगवान का आह्वान कर लेते हैं, या बहुत सारे देवी देवता हैं हिंदुओं में, तो जो जिसका विश्वास होता है जिसमें भी जिसका, तो उनका आह्वान करके वो अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। वैसे जॉन मिल्टन भी इतना बड़ा वर्क लिखने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भी इन्वोकेशन से क्या करा, पैराडाइज लॉस्ट का शुरुआत किया। अगला नेक्स्ट
98 पे द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ठीक है, क्या लिखा है? बेटर टू रन इन हेल देन सर्व इन हेवन। क्या भरा जाएगा? बी। यानी कि स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है, स्वर्ग में नौकर की तरह रहने से बेहतर है कि नरक का राजा बन करके रहूं। कौन कह सकता है? तुम्हें पता ही है, सैटर्न। और बुक नंबर 1 में, ठीक है, बहुत फेमस लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। क्वेश्चन ये कहा गया है कि कौन सी उम्र में जॉन मिल्टन पूरी तरीके से अंधे हो गए थे? तो 44 वर्ष की उम्र में जॉन मिल्टन पूरी तरीके से अंधे हो गए। सन कौन सी थी? 44 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन सन कौन सी थी? 1652। और इसी साल इनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई, ध्यान बनाए रखना। 100 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगोनिस्ट। जो सैमसन अगोनिस्ट है वो किस तरीके का वर्क है? तो ये वर्स प्ले है, वर्स प्ले, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, सैमसन अगोनिस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्स प्ले है। ये अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड। यानी कि सैमसन अगोनिस्ट और पैराडाइज रीगेंड ये दोनों एक साथ आती हैं। कब आती हैं? 1671 में आती हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? और पैराडाइज रीगेंड में टोटल कितनी पुस्तकें होती हैं? 4 बुक्स होती हैं। ठीक है,